हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। आपके सामने है 101 प्रश्नों की चुनौती। यह प्रैक्टिस सेट है हिस्ट्री के लिए, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न से जुड़े प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को और इनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष रखा गया था? 1909, 1911, 1912, 1913। इसका उत्तर है 1911। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और इसमें दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। पहला तो ये कि बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी और दूसरा कैपिटल को, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा की गई थी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। वह कौन सी साप्ताहिक पत्रिका थी जिसने सर्वप्रथम विदेशी सामानों के बहिष्कार की सलाह दी थी? संजीवनी, संध्या, युगांतर और काल। तो इसका उत्तर है संजीवनी। ये इसके संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र। संध्या के संपादक थे ब्रह्म बंधु उपाध्याय। ये जो युगांतर है इसके संपादक थे वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, युगांतर के। और जहां तक काल की बात है तो काल के संपादक थे एस परांजपे। आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17 मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सम्मेलन पटना में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पहला है आचार्य नरेंद्र देव, दूसरा जयप्रकाश नारायण, तीसरा अशोक मेहता और चौथा आशा पूर्णा देवी। तो इसका उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव। और इसके जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो सम्मेलन पटना में हुआ था, इसके सचिव थे कौन? जयप्रकाश नारायण। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया था? वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, कॉर्नवालिस, जॉन शोर। इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। 1772 से 85 पीरियड है इनका। 1770 के दशक में सन्यासी विद्रोह हुआ था। ये जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, बेसिकली ये सन्यासी किसान ही थे और इन्होंने जमींदार के जो गुमास्ते थे, जो कर वसूलते थे, उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। हालांकि काफी समय तक विद्रोह को कुचलने के बाद भी काफी समय तक छिटपुट यह विद्रोह बना रहा था बंगाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को एक संविधान बनाने की चुनौती दी थी? साइमन ने, बिर्केनहेड ने, डिज़रायली ने, ग्लैडस्टोन ने। तो इसका उत्तर है बिर्केनहेड ने। इसी बिर्केनहेड द्वारा भारतीय नेताओं को जब चुनौती दी गई तो एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और तब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। आपको पता होगा नेहरू रिपोर्ट, जो 1928 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष पेश किया गया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दिया, बल्कि नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रख दी थी और फाइनली बात नहीं बन सकी। उसके बाद फिर गांधी जी ने अपनी मांग रखी 11 सूत्री, बात नहीं बनी तो अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था दांडी मार्च के पश्चात। याद होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम 1896 में के कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन किया गया? रमेश चंद्र दत्त, रहीमतुल्ला, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका उत्तर है रहीमतुल्ला। रहीमतुल्ला के द्वारा ही यह गायन किया गया था 1896 में सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम का। ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, इनके द्वारा यह तैयार किया गया था। आनंद मठ इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें इन्होंने भारत को आनंद मठ, जिसमें इन्होंने भारत को वंदे मातरम कहा था और इसका गायन किया गया। जो आरसी रमेश चंद्र दत्त हैं, इनको कहा जाता है क्या? फादर ऑफ
ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, अर्थात भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता इन्हें कहा जाता है। ये नेशनलिस्ट भी थे और अर्थशास्त्री भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर आपको पता है 1913 में पहले भारतीय थे जिनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था, गीतांजलि पुस्तक के लिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसे ब्रिटिश सरकार ने एक प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सोमेंद्र नाथ सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके साथ खास बात यह है कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था। बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था। यही नहीं, इनके साथ और भी खास बात जुड़ी हुई है। ये बंगाल के पहले एडवोकेट जनरल बनाए गए थे। साथ ही एक और खास बात है, ये पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की एक्सिक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया था। वायसराय की एक्सिक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया जाने वाला प्रथम भारतीय भी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही थे। और एक और खास बात उनके साथ ये है कि यही वो प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश मिनिस्ट्री का भी सदस्य बनाया गया था। तो इनके साथ 4 बातें जुड़ी हुई हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दिया था? 1918, 1925, 1934, 1939। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दिया और इन्होंने कांग्रेस से हटकर स्वतंत्र रूप से भारत की सेवा करने का निर्णय लिया। 1934 आपको पता होगा, जिस वर्ष फाइनली सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई थी, जो दूसरा गांधीवादी जन आंदोलन था। आप इसे नमक आंदोलन भी कह सकते हैं। 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसने इस आंदोलन की अध्यक्षता की थी? लाला लाजपत राय, विजय राघवाचारी, मोहम्मद अली, और इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है विजय राघवाचारी। आपको मैं बता दूं कि लाला लाजपत राय ने भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वह भी 1920 में हुआ था। लेकिन वह क्या था? स्पेशल सेशन था कलकत्ता में, और उस सेशन में भी सब ये असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। तत्पश्चात जो हर वर्ष वार्षिक अधिवेशन होता था दिसंबर में, उसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी ने की थी। और यहाँ प्रश्न में यही पूछा जा रहा है, नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कर दिया गया, अध्यक्षता किसने की? तो वीर राघवाचारी। यह जो कलकत्ता में हुआ था 1920 में ही, स्पेशल सेशन था ये, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। 10 क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? 1927 में पराधीन देशों की ब्रुसेल्स कांग्रेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व इन्होंने ही किया था ब्रुसेल्स कांग्रेस में। और ये कम्युनिज्म से काफी उस समय प्रभावित थे। इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया था और तब लौटकर भारत आए और तब इन्होंने यहाँ पे कांग्रेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन वर्गों ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया? विद्यार्थी एवं शिक्षक हाँ, कृषक एवं मजदूर बिल्कुल हाँ, भूस्वामी, व्यापारी, बड़े पूंजीपति। तो यहाँ इसका उत्तर बनता है 3, 4, 5। इसका मतलब ये हो जाएगा ए, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल के अंतर्गत आता है? पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। यह बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर है ताम्रपाषाण युग, जिसका भारत में जिसकी अवधि मानी जाती है 3200 से लेकर 800 BC तक। और यह प्रिसाइज आंसर ढूंढ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि देखा जाए तो नवपाषाण युग भी भारत में 8000 BC से 1000 BC माना जाता है। लेकिन नवपाषाण एक जनरल टर्म है,
यहाँ प्रिसाइजली पूछ रहा है, तो आप जानते हैं तांबे का, पाषाण का, पत्थर का उपयोग जो हड़प्पा सभ्यता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर, उसमें भी होता था और इसी के अंतर्गत आता है। एक फेज है प्री प्री हड़प्पन ताम्रपाषाण युग, और एक हड़प्पा के बाद का फेज है ताम्रपाषाण युग का। इसका एक बड़ा लंबा फेज है जिसमें कई प्रकार के अहर कल्चर, आपने देखा होगा ताम्रवती कल्चर, ढेर सारे कल्चर इसमें मिले हैं, जो निश्चित रूप से हड़प्पा सभ्यता से यह कल्चर अलग था और कहीं ना कहीं उससे लेस डेवलप था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा के नाम पर सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता किसने किया? S.R. राव, डॉक्टर सांखालिया, सर जॉन मार्शल और व्हीलर। तो इसका उत्तर है सर जॉन मार्शल। डॉक्टर S.R. राव ने लोथल जो है, आप कह सकते हैं गुजरात में हड़प्पा स्थल है, उसकी खुदाई करवाई थी S.R. राव ने। और जहां तक नामकरण की बात है, तो वैसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया, पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी में ही सिंधु घाटी के सारे स्थल हैं, परंतु बाद में देखा गया इसका काफी विस्तृत क्षेत्र था। तो आर्कियोलॉजी विच इज वेरी मच ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ब्रांच है बेसिकली हिस्ट्री का, उसमें नियम है कि जब कई स्थल किसी कल्चर सभ्यता के पाए जाए, तो सबसे पहले जो जिस स्थल पर उसकी खोज होती है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। तो जॉन मार्शल ने नाम रखा था हड़प्पा सभ्यता। वैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम सहनी ने करवाया था। और जो मोहनजोदड़ो है 1922 में किसने करवाया? R.D. बनर्जी ने खुदाई करवाया था। तो आपको यह भी याद रखना है। निम्नलिखित में से किस मामले में सभी हड़प्पाया स्थलों में एक रूपता पाई जाती है? यूनिफॉर्मिटी, कृषि विधि, हस्तशिल्प, नगर योजना, मुहरे। तो नगर योजना जो फीचर है हड़प्पा सभ्यता का, इसमें एक रूपता पाई गई है और इसका उत्तर इस तरह से सी हो जाएगा। मुहरे कई प्रकार की हैं, अलग अलग बहुत सारी मुहरे हैं, हालांकि सबसे अधिक जो मुहरे हैं उनका आकार है स्क्वायर शेप्ड, और कई तरह के मुहरे सेलखरी की भी हैं, आप कह सकते हैं कॉपर की भी हैं, स्टोन की भी हैं, हस्तशिल्प भी कई तरह के मिले हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग। कृषि विधि भी एक समान नहीं था, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का, लेकिन जो टाउन प्लानिंग था उसमें एक यूनिफॉर्मिटी थी जो आप समझ सकते हैं। सब उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मनुष्य जाति को हड़प्पा सभ्यता की दो महत्वपूर्ण देने हैं, गेहूं और कपास, गणित और दशमलव प्रणाली, तांबा और कांसा को पिघलाने की तकनीक, मृदभांड का निर्माण। मृदभांड का निर्माण तो मेसोलिथिक एज, मध्यपाषाण युग में ही हो चुका था। इसका उत्तर है गेहूं और कपास, इसका श्रेय जाता है। कपास का सबसे पहले इन्होंने ही उपयोग किया, गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं हड़प्पा काल में ही सर्वप्रथम। तो यही इसका उत्तर बनता है दशमलव प्रणाली। ऐसा माना जाता है कि हाँ दशमलव प्रणाली का ज्ञान रहा होगा हड़प्पा लोगों को, लेकिन इसका लिखित प्रमाण नहीं है, क्योंकि लिखित जो साक्ष्य मिले हैं लिपि हड़प्पा काल के वो अब तक पढ़े नहीं जा सके हैं। तो इसलिए तांबा और कांसा को पिघलाने की तकनीक भी इन्हें मालूम था, लेकिन जो प्रश्न पूछा जा रहा है उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मनुष्य जाति को हड़प्पा सभ्यता की दो महत्वपूर्ण देन। ध्यान से प्रश्न को देखना है, साक्ष्य, क्योंकि जो कई बातें हैं हड़प्पा काल के संदर्भ में जो जिसके बारे में अनुमान किया गया है, क्योंकि लिपि अब तक नहीं पढ़ा जा सका, लेकिन इन दोनों के साक्ष्य हैं, तो उस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर ए बनता है। प्रश्न थोड़ा टिकलिश है, मैंने पहले ही कहा था यह चुनौती है। आमतौर पर प्रश्न ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं, जो आप पहले से जानते होते हैं और बना लेते हैं वीडियो पे, बहुत खुश होते हैं। आमतौर पर वैसे प्रश्न पूछे नहीं जा रहे हैं अब, जिस तरह का एग्जाम का पैटर्न होता जा रहा है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मुझे पता है आपको गुस्सा आएगा, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझकर ऐसे प्रश्न दिए हैं, लेकिन उतने कठिन भी नहीं है अगर आप में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है एनसीईआरटी का। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वैदिक स्रोतों की रचना करने वाली विद्वान महिला नहीं थी? पूछा गया है विद्वान महिला नहीं थी वैदिक काल में जिसने वैदिक स्रोतों की रचना की। तो विश्वरा घोषा अपाला ये विदुषी थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी। उत्तर है इसका स्वयंवरा, इसका उत्तर डी है। नेक्स्ट,
दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी, नारद स्मृति। तो इसका उत्तर है ए, मेगास्थनीज की इंडिका, जिसमें दक्षिण के राज्यों चोल, चेर, पांड्या इत्यादि का उल्लेख है और यही इसको साहित्यिक साक्ष्य इसका माना जाता है। सबसे पहले इसी पुस्तक में उसकी चर्चा मिलती है दक्षिण भारतीय राज्यों की। और मेगास्थनीज की इंडिका बहुत ही फेमस है, जिससे मौर्य काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। हालांकि मेगास्थनीज के बारे में एक बात यह जान लेनी चाहिए कि मेगास्थनीज को भारतीय समाज की समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मौर्य काल के अध्ययन में इससे मदद मिलती है। ये ग्रीक राइटर इंडिका, हालांकि यह किताब अब नष्ट हो चुकी है। कहीं कहीं इसके कुछ पंक्तियां दूसरे ग्रीक राइटर्स की किताबों में पाई जाती है। इसने कहा था कि भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा है, क्योंकि इसे भारतीय समाज की समझ नहीं थी। ध्यान रखिएगा। इसी ने कहा है कि मौर्य काल में चींटियां सोने बनाने का काम करती थी। ऐसी बातें थोड़ी अजीब सी लगती हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह सब भी प्रश्न आया हुआ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, निश्चित रूप से कौटिल्य का लिखा हुआ यह पुस्तक अर्थशास्त्र से नहीं बल्कि राजनीति शास्त्र से संबंधित है और मौर्य काल पर विस्तृत जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से। इसमें 15 अधिकरण है, याद रखना है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त सब एक ही व्यक्ति का नाम है, चाणक्य सब एक ही व्यक्ति का नाम है, यह भी ध्यान रखना है। 15 अधिकरण है इसमें। इसी में सप्तांग विचारधारा, राज्य के बारे में जो सप्तांग विचारधारा है उसकी भी चर्चा अर्थशास्त्र में की गई है। पाणिनि अष्टाध्यायी, यह ग्रामर की पुस्तक है, सबसे पहली पुस्तक पाणिनि द्वारा लिखी गई 4th-5th सेंचुरी बीसी में, और इस पर कई टीकाएं भी लिखी गई है, जिसमें पतंजलि का महाभाष्य, काफी महाभाष्य जो है पतंजलि का, वह काफी फेमस है। यह कुछ और नहीं, यह बेसिकली पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका है, कमेंट्री है। तो अष्टाध्यायी हो गया ग्रामर से संबंधित पुस्तक। नारद स्मृति बाद के काल में, गुप्त काल में लिखे गए हैं। यह दरअसल क्या है? यह सामाजिक नियमों का एक संग्रह है। नेक्स्ट, संगम काल में मसालों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? स्पस, ओरार, दूत, संजयन। इसका उत्तर है ए, स्पास। थोड़ा सा अजीब है प्रश्न जरूर, लेकिन एक आध प्रश्न ऐसा पढ़ लेने में कोई खराबी नहीं है। नेक्स्ट, संगम काल में भारत और रोम के बीच व्यापार का मिलन केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? अरिकामेडू, अलेक्जेंड्रिया, मदुरै और मुजीरिस। तो इसका उत्तर है अरिकामेडू। इसको पोडुक्का भी बोलते हैं, पोडुक्का भी। चोल राज्य में वर्तमान क्या मतलब प्राचीन काल में पोडुक्का या अरिकामेडू कहते हैं। यहीं पे रोमन बस्ती पाई गई है, रोमन बस्ती पाई गई है और रोम की कुछ वस्तुएं भी पाई गई हैं, जिससे भी यह साबित होता है कि भारत और रोम के बीच व्यापार था, जिसमें भारत फायदे में था, अर्थात बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के पक्ष में था और रोम से भारत को बड़ी मात्रा में सोना आता था। और इसीलिए एक ग्रीक राइटर ने इस पर अपना दुख व्यक्त किया है कि रोम से भारत की ओर बड़ी मात्रा में सोना का आयात हो रहा है, अर्थात भेजा जा रहा है। राइट। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये मदुरै पांड्य की राजधानी थी। मदुरै मुजीरिस केरल वाले क्षेत्र में भी पड़ता है। यह मलाबार पर एक पोर्ट था, एंशिएंट काल में बहुत फेमस पोर्ट, और इसको बोला जाता था स्पाइस पोर्ट भी इसको बोला जाता था। केरल क्षेत्र में जो आप कह सकते हैं एंशिएंट इंडिया में, वह क्षेत्र क्या था? चेर चोल पांड्या में चेर राज्य था यहाँ पे। और मुजीरिस एक स्पाइस पोर्ट था। पश्चिम एशिया और रोम साथ व्यापार में इसकी भी भूमिका थी, और मसालों का व्यापार यहाँ से निर्यात बड़ी मात्रा में होता था। मुजीरिस अभी वर्तमान में आधुनिक आप कह सकते हैं कोचीन के आसपास यह पड़ता है मुजीरिस, यह भी पोर्ट था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष बुद्ध के महापरिनिर्वाण की 25वीं बरसी मनाई गई है? 1944, 1957, 1963, 1983। इसका उत्तर है 1957। कपिलवस्तु में यह मनाई गई। भगवान बुद्ध और जैन को लेकर कुछ कभी कभी ऐसे तो आसान प्रश्न आते हैं, कभी कभी कुछ अजीब से प्रश्न आते हैं। जैसे आपको याद होगा पिछले 4-5 साल पहले एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जो बोध गया में पीपल का वृक्ष है, वह वृक्ष का कौन सा जेनरेशन है? तो इसलिए मैंने यह प्रश्न दिया है ताकि इस तरह के प्रश्न कभी कभार इक्का दुक्का आ जाते हैं। तो 25वीं बरसी जो मनाई गई थी
काफी चर्चा में थी लुम्बिनी में। यह 1957 में बनाई गई थी। महापरिनिर्वाण अर्थात बुद्ध, जो महापरिनिर्वाण क्या है, बुद्ध की मृत्यु को इंगित करता है, संकेत करता है, मतलब बुद्ध की मृत्यु और उनका इस तरह से महापरिनिर्वाण हो जाना, डेथ एनिवर्सरी को जिसको बोलते हैं, सेलिब्रेट किया गया था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बौद्ध धर्म के मूलाधार आर्य सत्य में से कौन सा मूलभूत सत्य है? मूलाधार आर्य सत्य में से कौन सा मूलभूत सत्य है? ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, एक बार में नहीं, अगर समझ में आया तो बार बार पढ़ना है। तो बौद्ध काल के बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध द्वारा 4 आर्य सत्य की उन्होंने चर्चा की थी। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख है, संसार में सर्वत्र दुख है, पहली बात उन्होंने कही थी। दुख समुदाय है अर्थात दुख है, दुख समुदाय है। तीसरा दुख निरोध, दुख दूर हो सकता है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख दूर करने के उपाय भी हो सकते हैं। तो ये 4 बातें उन्होंने कही थी और इसमें जो मूलाधार था वह था ए, उसका उत्तर होगा। सर्वत्र दुख है, जो खुश है वह भी बेसिकली दुखी है, क्योंकि उसे डर है कि हमारी खुशी न छीन जाए। तो दुख है, दुख समुदाय अर्थात दुख के कारण है, और कारण है दुख निरोध अर्थात दुख दूर हो सकता है, दूर हो सकता है दुख। पेसिमिस्टिक थे, आशावादी थे। और गामिनी प्रतिपदा, दुख दूर करने के उपाय भी हैं। तो दुख है, दुख के कारण है, दुख दूर हो सकता है, दुख दूर करने के उपाय हैं। यही 4 आर्य सत्य था और इस 4 आर्य सत्य में जो मूल आधार था वह दुख है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 22 जातकों में कितनी कहानियां संकलित है? 500, 550, 750, 850। तो इसका उत्तर है बी 550। इसका उत्तर 550 है। जातक में क्या है? भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई ढेर सारी कहानियां हैं और इनकी संख्या क्या है? 550, याद रखना है। बुद्ध का कौन सा शिष्य उनकी मृत्यु के समय कुशीनारा में उनके साथ था? सारिपुत्र, आनंद, नागसेन, आम्रपाली। तो उनका सर्वप्रिय जो शिष्य था, बुद्ध का कौन सा शिष्य उनकी मृत्यु के समय कुशीनारा में उनके साथ था? तो उनका आनंद और उपाली 2 सबसे प्रिय शिष्य थे, जिसमें आनंद उनके साथ मृत्यु के वक्त उनके साथ था। सारिपुत्र उनके 2 बेहद, आप कह सकते हैं 2 नहीं, मतलब कुछ बेहद प्रिय शिष्यों में एक नागसेन बौद्ध भिक्षु, जिसने इंडो ग्रीक शासक मिनेंदर के साथ वार्तालाप किया था और उस वार्तालाप को कंपाइल किया गया मिलिंद पान्हो में, जो फेमस पुस्तक है बौद्ध धर्म से संबंधित। आम्रपाली वैशाली की नर्तकी थी, बाद में इसने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो याद रखना है। लेकिन इसका उत्तर क्या है? क्वेश्चन 23 का आनंद, जो कुशीनारा में भगवान बुद्ध के साथ था उनकी मृत्यु के समय। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के अंतिम महान शाही संरक्षक कौन थे? पाल शासक, कन्नौज के हर्ष, गुजरात के चालुक्य शासक, मालवा के शासक। तो इसका उत्तर है पाल शासक, जिनकी राजधानी बिहार के मुंगेर में भी थी। और आपने सुना होगा पाल भी बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। अंतिम महान शाही संरक्षक, कंफ्यूज नहीं होना है। हर्ष ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, खुद शैव था, लेकिन बाद में वह बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित हुआ था। इसका पीरियड है 606 से 647। तो यह तो हो ही नहीं सकता, गुजरात के चालुक्य हर्ष के बाद के हैं, लेकिन फिर भी सबसे अंतिम जो आप कह सकते हैं 9वीं शताब्दी से 12वीं 9th सेंचुरी से 12वीं शताब्दी तक पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, ये स्ट्रगल हुआ है, उसमें पाल भी शामिल थे, पाल शासक भी। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट ट्राइपार्टाइट आप कह सकते हैं स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष। यही पाल सबसे अंतिम संरक्षक थे, शाही संरक्षक बौद्ध धर्म के। जैन तीर्थंकर जिसे कृष्ण भगवान का वंशज माना जाता है, कौन है? ऋषभ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। ये 4 हो गए। इसका उत्तर है नेमिनाथ। क्यों नेमिनाथ कहा जाता है? नेमिनाथ के जो पिता थे
वो भगवान कृष्ण के पिता के चचेरे भाई थे। भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव के चचेरे भाई थे कौन? नेमिनाथ के पिता, और इसीलिए इनको भगवान कृष्ण का वंशज माना जाता है। ऋषभ देव क्या है? प्रथम जैन तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ जो हैं वो 23वें तीर्थंकर हैं, और महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसके आसपास महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 43 साल की उम्र में जिम्भिक ग्राम में उनको हुई थी क्या? ज्ञान की प्राप्ति। और यह जो है माना जाता है पारसनाथ की पहाड़ी के निकट था। इसका उत्तर सी होगा। ठीक। वल्लभी में द्वितीय जैन काउंसिल हुआ था 512 के आसपास। वैशाली के बड़ा बसार के निकट महावीर का जन्म हुआ था। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27, जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन कब हुआ? 4th सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 1st सेंचुरी? 3rd सेंचुरी इसका उत्तर है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म में जो विभाजन हुआ है, आपने सुना होगा कि जैन जो गुरु थे भद्रबाहु, जब मगध में अकाल पड़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, जिसका पीरियड है 321 से 298 BC, इस काल में भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए। मगध में क्या था? अकाल पड़ा था, और उसी बीच स्थूल भद्र भी क्या थे? जैन अनुयायी भिक्षु, जिनके अनुयायियों के साथ क्या हुआ? फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्रा में, और पाटलिपुत्रा में, और अंग जो जैन धर्म ग्रंथ है, अंग 12 इनकी संख्या है, इनका कंपाइलेशन हुआ था। लेकिन जब भद्रबाहु लौटे वहां से तो उन्होंने इस जैनिज्म से जुड़े इस लिटरेचर को, जैन धर्म ग्रंथ को, अंग को, जिसकी संख्या 12 है, नहीं माना, और कहा कि जो अकाल पड़ा था उस दौरान भी हमारे अनुयायियों ने बिल्कुल जैन धर्म का पालन किया है, उसके नियमों का स्थूलभद्र के अनुयायियों ने नहीं किया है पालन, और इसलिए अंग को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और इस तरह से श्वेतांबर और दिगंबर दो भाग में जैन बंट गए। जैन अनुयायी दिगंबर अर्थात आकाश को ही अपना वस्त्र बनाने वाले, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। तो यही है श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन जो 3rd सेंचुरी में हुआ। नेक्स्ट, बिंदुसार की रुचि किस धर्म में थी? बौद्ध धर्म, आजीवक, जैन और लोकायत? तो इसका उत्तर है बी, आजीवक, जिसके प्रोपाउंडर संस्थापक कौन थे? मखली पुत्र गोशाल। इसके प्रोपाउंडर बौद्ध धर्म का आपको बताने की जरूरत नहीं, जान रहे हैं। जैन धर्म आप जान रहे हैं। लोकायत चारवाक एक फिलोसफर थे, सबसे पुराने फिलोसफर में से इन्हीं को सबसे पुराना माना जाता है, जिनका जो फिलोसफी है लोकायत कहा जाता है। लोगों से अर्थात आम जनता से जुड़ा हुआ होने के कारण जिसके प्रोपाउंडर चारवाक थे, प्रतिपादक, तो यह नहीं होगा। मखली पुत्र गोशाल इसके प्रोपाउंडर थे आजीवक, जिसमें बिंदुसार की रुचि थी। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र और तोसली? इसका उत्तर है उज्जैन। बिंदुसार की मृत्यु के वक्त उज्जैन का वायसराय कौन था? अशोक, जो बाद में अशोक सम्राट के रूप में जाना गया। वैसे तक्षशिला का भी गवर्नर अशोक रह चुका था, लेकिन मृत्यु के समय उज्जैन, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की तुलना आधुनिक कलेक्टर से की जाती है? समाहर्ता, स्थानिक, गोप, राजुक? जरा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप तुरंत उत्तर देंगे समाहर्ता। अभी भी आप कलेक्टर की कोठी के सामने से गुजरेंगे तो आपको लिखा मिलेगा समाहर्ता। राजस्व अधिकारी में सबसे उच्च पद इसी का था मौर्य काल में भी। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है समाहर्ता। जबकि स्थानिक जो था वह जिला और गांव के बीच का अधिकारी था स्थानिक, जिसका
राजस्व से भी संबंध था, साथ साथ न्याय और दूसरे कार्य भी इसको का उत्तरदायित्व भी इसे दिया गया था। गोप 10 गांवों पर एक होता था, जो लिखा पढ़ी के साथ साथ राजस्व से भी संबंधित था। राजुक जनपद का प्रधान था, जनपद का प्रधान माना जाता था उस वक्त मौर्य के समय। तो यह स्थिति बनती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अशोक के काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी शहरी क्षेत्र में न्याय प्रशासन की देखरेख करता था? महामात्र, नागरक, युक्तक, राजुक। बहुत ध्यान से देखना है इस प्रश्न को। शहरी क्षेत्र में क्या न्याय, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नागरक नगर के क्षेत्र का ही प्रधान होता था, लेकिन इसका क्या था काम? लॉ एंड ऑर्डर, सामान्य प्रशासन की देखभाल करना। बल्कि महामात्र का जो था रिस्पॉन्सिबिलिटी वह काफी ब्रॉड था। लोग नैतिकता का पालन कर रहे हैं कि नहीं, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को सजा हुई हो तो उसका परिवार कैसे जीवन भरण करेगा, क्या उसकी व्यवस्था उसके लिए क्या की जाए, किसी के साथ समाज में अन्याय न हो, इत्यादि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी महामात्र को। तो नगर शहरी क्षेत्र में न्याय प्रशासन महामात्र के जिम्मे था, न कि नागरक। याद रखना है आपको, इनके बारे में तो मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में मुद्रा की ढलाई के लिए प्रयुक्त मुख्य धातु थे। ए सोना चांदी, बी चांदी तांबा, सी तांबा और कांसा, और डी सीसा और कांस्य। तो इसका उत्तर है चांदी और तांबा, इसका उत्तर है। अब क्या है, मौर्य काल में जो सोने के सिक्के होते थे उसका नाम होता था निष्क, निष्क और सुवर्ण। सोने के सिक्कों का नाम होता था निष्क और सुवर्ण। ये चांदी और तांबा जो इसका उत्तर होगा। तो जो चांदी के सिक्के होते थे यह सबसे प्रचलित था अधिक, और इसको बोलते थे पन या कारसापन भी इसको बोलते थे। कारसापन भी इसको कहा जाता था, कारसापन भी कहा जाता था चांदी के सिक्कों को। इसके दो और नाम थे, धरण और शतमान। तो मौर्य काल में चांदी के सिक्कों का नाम पन, करछापन, धरन और शतमान। और तांबे के जो सिक्के होते थे मौर्य काल में, तांबे के जो सिक्के होते थे वो होते थे, कहलाते थे मासक, और दूसरा का कनी। याद रखना है क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। और चांदी के सिक्कों को के चार नाम, पन, करसापन, धरन और शतमान। और चांदी और तांबे के सिक्के ही मुख्य रूप से मौर्य काल में ढाले जाते थे, जिसमें पन सबसे अधिक चर्चित था। सीसा का सिक्का आपको पता होना चाहिए कि सातवाहन काल में पाए गए हैं, क्योंकि सीसा उद्योग के प्रमाण मिले हैं साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश के करीमनगर में। सातवाहन काल में, करीमनगर में सातवाहन काल में शीशे के सिक्के का प्रचलन था, आपको याद होना चाहिए। सोने के सबसे अधिक सिक्के कब चलाए गए? गुप्त काल में। गुप्त काल में सोने के सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के चलाए गए गुप्त काल में। और सबसे शुद्ध, बिल्कुल प्योर सोने के सिक्के किस काल में, किसके काल में चलाए गए? तो याद रखना है कुषाण, याद रखना है। अगर पूछा जाए कि तांबे के अधिक सबसे अधिक सिक्के संख्या में किस काल में चलाए गए, तो उसका भी उत्तर कुषाण ही होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, अशोक स्तंभ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? एकाश्म संरचना, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, नक्काशी, पॉलिश, शैल की गुणवत्ता। निश्चित रूप से ये चारों अशोक स्तंभ की विशेषताएं हैं, लेकिन पॉलिश जो है वह सबसे विशिष्ट है, और इसकी चर्चा आज भी है, क्योंकि वह मेटल की तरह चमकता है। जो चुनार से लाए गए थे, जो सैंडस्टोन, और जिस तरह से पॉलिश की गई थी, वह आज भी विद्वानों के बीच चर्चा का विषय रहता है। तो विशिष्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या हो गई? पॉलिश, उत्तर सी। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना का चतुरंग भाग
नहीं है। ध्यान से देखना है। क्या है? चतुरंग। सेना को बोला जाता था चतुरंग। तो कौन सा इसमें चतुरंग का भाग नहीं है? बड़ा स्पष्ट है। इसका उत्तर नौसेना, नेवी। हाथी, पैदल, घुड़सवार और रथ ये चतुरंग में आते थे। नौसेना चतुरंग का भाग नहीं होता था प्राचीन काल। मौर्य काल में कौन सा अभिलेख करारोपण का विशेष उल्लेख करता है? रुमिंदेई सागर अभिलेख, निगाली सागर अभिलेख, कंधार अभिलेख, बराबर अभिलेख। तो इसका उत्तर है रुमिंदेई सागर अभिलेख। अशोक ने 20वें वर्ष में यहाँ लुम्बिनी की यात्रा की थी और कर की दर को वहां पे घटाकर 1/8 कर दिया था। इसीलिए रुमिंदेई सागर अभिलेख को क्या कहा जाता है? आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। अभिलेख भी कहा जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, मौर्य काल में कर अपवंचन की सजा क्या थी? मृत्युदंड, सामान की जब्ती, कैद, कशाघात। इसका उत्तर है मृत्युदंड। अगर आप कर की चोरी करते मौर्य काल में तो उस वक्त आपको सीधे कैपिटल पनिशमेंट मिलता। सोचिए कर के मामले में कितने सख्त थे प्राचीन काल में हमारे राजागण। और आज देखिए बड़ी आसानी से लोग काले धन को छिपा लेते हैं और इत्मीनान से रहते हैं। अजीब सी विडंबना है। नेक्स्ट, उत्तरी मौर्य प्रांत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? सुवर्णगिरी, तोसली, उज्जैन, तक्षशिला। उत्तरी मौर्य प्रांत, कॉमन सेंस लगाएंगे तो तुरंत उत्तर मिल जाएगा। तक्षशिला किधर है? आप समझ सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, यही था उत्तरी प्रांत की राजधानी। फिर तोसली था, कलिंग को जब जीत का प्रांत बनाया गया था तो तोसली को उसकी राजधानी बनाई गई थी। सुवर्णगिरी दक्षिण प्रांत की राजधानी थी। अवंती वाला क्षेत्र था वह भी मौर्य काल में एक प्रांत था और उसकी राजधानी थी उज्जैन। मौर्य काल में कुल 5 प्रांत जो है थे और उसकी राजधानियां थी। 4 यहाँ पे दे रखा है। तो इसका उत्तर हो गया कौन? डी इसका उत्तर हो गया। मैंने इसको इस तरह से मार्क किया। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में प्राप्त होता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्तूप का उल्लेख है, अर्थात स्तूप के निर्माण की परंपरा मौर्य काल से पहले रही है। इस बात को समझ लेना है। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? सुशर्मन, विष्णु शर्मा, वासुदेव, वसुमित्र। तो इसका उत्तर होगा वासुदेव। देवभूति की हत्या करके, शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शासन काल में सेंट पूछा जा रहा है, संत थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार हेतु उत्तर पश्चिम के रास्ते भारत आया था? मिनेंडर, इंडो ग्रीक शासक पता होगा आपको। मूग यह भी शासक है, आप कह सकते हैं बाहर से आया हुआ है, विदेशी शासक ही। गोंडोफर्निस, वासुदेव। तो यहाँ इसका उत्तर है सी। आपने पढ़ा होगा शक, पार्थियन, कुषाण, ये जो नॉर्थ वेस्ट से भारत आए थे 200 BC से 300 AD के बीच में, जो मध्य एशिया से जो विदेशी आक्रमण हुए थे भारत पर। तो पहले शक, इंडो ग्रीक, फिर शक। सबसे पहले इंडो ग्रीक याद रखना है, इंडो ग्रीक, उसके बाद शक, उसके बाद पार्थियन और उसके बाद तब लास्ट में कौन? कुषाण। आपको याद रखना है यही क्रम है। पहले इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण। ये पार्थियन शासक गोंडो फर्निस के काल में ये जो संत आए थे उनका नाम था संत थॉमस। वो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे। तो इसका उत्तर क्या हो गया? गोंडो फर्निस। नेक्स्ट, पतंजलि के अनुसार मथुरा निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था? देखना है आपने एनसीईआरटी कितने ध्यान से पढ़ा है। चिंज, सटका, दुकुल और छौम। इसका उत्तर है सटका। एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िए आप। 200 BC से 300 AD के बीच के वाले चैप्टर को या फिर गुप्ता वाले चैप्टर को, आपको यह उत्तर मिल जाएगा। किसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि रोमन साम्राज्य से भारी मात्रा में भारत सोना भेजा जाता रहा था? ए प्लिनी महान, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक, स्ट्राबो और टॉलमी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न के दौरान कहा भी था, प्लिनी के द्वारा यह खेद व्यक्त किया गया था और इसे भी आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं
क्योंकि रोमन साम्राज्य से भारत में बड़ी मात्रा में सोना भेजा जाता था, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के पक्ष में था, और इसीलिए पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी फर्स्ट सेंचुरी एडी के बीच की पुस्तक है, जिसके लेखक ग्रीक राइटर की के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन भारत और रोम और भारत और पश्चिम एशिया के बीच के व्यापार के संबंध में काफी जानकारी मिलती है। साथ साथ स्ट्राबो, यह भी ग्रीक राइटर है, इससे भी आप कह सकते हैं कि मौर्य काल से पहले के मगध के इतिहास पर नंदवंश और अलेक्जेंडर इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य काल के बारे में भी थोड़ी जानकारी मिलती है। टॉलमी जिनका था ज्योग्राफी, जिनकी पुस्तक थी, तो इससे भी भारत और पश्चिम एशिया के बीच के व्यापार के संबंध में काफी जानकारी मिलती है। ये सब फर्स्ट सेंचुरी एडी के हैं सारे के सारे लेखक, थोड़ा बहुत आगे इनका पीरियड है, और इन सब से भारत के इतिहास के अध्ययन, खासकर प्राचीन भारत और भारत के इतिहास के अंतर्गत भी विदेशी व्यापार पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है, इसको ध्यान रखना है। मौर्योत्तर काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध और विशिष्ट मृदभांड क्या था? बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड, कला नहीं काली, काली नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। लाल मृदभांड, काला और लाल मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, इसको पेंटेड ग्रे वेयर भी कहा जाता है। इसका उत्तर है लाल मृदभांड। बहुत ध्यान देने की जरूरत है इस प्रश्न में, क्योंकि आमतौर पे चूंकि एनबीपीडब्ल्यू भी मरणोत्तर काल में था, तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो सबसे विशिष्ट और पॉपुलर लाल मृदभांड था, और एनबीपीडब्ल्यू बौद्ध काल का सबसे चर्चित क्या था? पॉटरी था। पेंटेड ग्रे वेयर जो है, चित्रित धूसर मृदभांड, यह क्या है? लेटर वैदिक एज से संबंधित है। 700 स्थलों पर इसका प्रमाण मिला है। लेटर वैदिक एज का क्या है पीरियड? इसका है 1000 बीसी से 600 बीसी। तो उत्तर यहाँ क्या है? लाल मृदभांड मरणोत्तर काल के दौरान सबसे अधिक पॉपुलर और विशिष्ट लाल मृदभांड था। आगे देखते हैं प्रश्न। मौर्य और मरणोत्तर काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, कौन था? भरूकच्छ, जिसको भरौच भी बोलते हैं, भरौच, सोपारा, यह भी वेस्टर्न पोर्ट ही है, कल्याण भी वेस्टर्न पोर्ट ही है, चौल, यह दक्षिण भारत का है। सबसे अधिक जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जो था मौर्य और मरणोत्तर काल का, वह था क्या? भरूकच्छ या भरौच, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह स्थल पर रोमन बस्ती पाई गई है? बड़ा स्पष्ट है, ताम्रलिप्ति। यह बंगाल में महत्वपूर्ण पोर्ट था। मुजीरिस केरल वाले क्षेत्र में, वर्तमान केरल वाले क्षेत्र में। स्पाइस पोर्ट पुहर और कावेरीपट्टनम आप समझ सकते हैं, चोल की राजधानी थी और एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी था ये। लेकिन जो उत्तर है वह है अरिकामेडू पोडुक्का, यहीं से रोमन बस्ती पाई गई है, और यहीं से यह प्रमाण मिलता है कि भारत रोमन व्यापार काफी गति में था 200 बीसी से 300 एडी के बीच। वह कौन सा प्राचीन भारतीय नगर था जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के व्यापार मार्गों का मिलान बिंदु था? ध्यान से देखना है इसका उत्तर। वह कौन सा प्रारंभिक प्राचीन भारतीय नगर था जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के व्यापार मार्गों का मिलान बिंदु था? इसका उत्तर है उज्जैन। आप जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि उत्तरापथ और दक्षिणापथ का जंक्शन नहीं पूछ रहा है। उत्तर पश्चिम और पूरब, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम दोनों का जो मिलन बिंदु उज्जैन, यही था प्राचीन भारतीय व्यापार का मिलान बिंदु, उज्जैन। नेक्स्ट, गुप्तोत्तर काल के दौरान किस शहर ने अपनी प्रधानता खो दी? इट इज ऑल्सो मैटर ऑफ कॉमन सेंस। गुप्तोत्तर काल, गुप्त के बाद का काल, आप समझ सकते हैं कि गुप्त काल तक पाटलिपुत्रा मेजर सेंटर ऑफ पावर था, सीट ऑफ पावर था, खासकर मगध काल में तो बिल्कुल चरमोत्कर्ष पर था। बाद में भी इसकी महत्ता बनी रही, लेकिन गुप्तोत्तर काल के बाद क्या
कन्नौज महत्वपूर्ण हो गया और कहा जाता था कि जो कन्नौज पर शासन करेगा वह उत्तर भारत पर शासन करेगा, तो इसका उत्तर कन्नौज है, जहां से हर्ष ने शासन किया था। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार नहीं, क्योंकि ये स्वर्ण सिक्के होते थे। ये क्या होते थे? स्वर्ण सिक्के होते थे गुप्त काल के। शतमान नहीं, क्या उत्तर होगा? रूपीक। शतमान काशापन के बारे में मैंने आपको बताया है। रूपीक जो था यह गुप्तकालीन चांदी का सिक्का रूपीक कहलाता था। रोमन पैटर्न के सोने की मुद्रा जारी करने वाले पहले भारतीय शासक थे? शुंग शासक, इंडो ग्रीक शासक, कुषाण शासक, गुप्त शासक। यहाँ उत्तर है कुषाण शासक। कुषाण शासक इसका उत्तर है। गुप्त शासक के बारे में बताया, सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए इन्होंने। इंडो ग्रीक प्रथम शासक थे, पहले वो शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए, साथ साथ सिक्कों पर अपना नाम चित्र भी खुदवाया था, इसलिए फेमस है। शुंग काल के सिक्कों के बारे में जानकारी नहीं है अब तक प्राप्त, तो उत्तर हो गया कुषाण, जिन्होंने सबसे प्योर शुद्ध सोने के सिक्के सबसे अधिक किसने चलाए? कुषाण शासक ने, मैंने बताया था। विम कडफिसेस ने भी सोने के सिक्के चलाए थे, जो कुषाण शासक था, और साथ साथ रोमन पैटर्न के सिक्के चलाने का श्रेय कुषाण शासकों को ही है। धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? वैशाली, सारनाथ, सांची और राज। यह बनारस के सारनाथ में है। सारनाथ में धामेक स्तूप है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अशोक ने इसे बनाने की इजाजत दी थी और बाद में पूरी तरह यह फिर से ट्रांसफॉर्म हुआ 5th सेंचुरी BC में। सारनाथ का धामेक स्तूप वैशाली के बसार में महावीर का जन्म हुआ था। सांची स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। यह आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा, यह काफी फेमस है। अब देखिए आगे क्या है। इनमें से कौन नालंदा महाविहार के कुलपति रहे? स्थिरमती, प्रभाकर मित्र, शीलभद्र और ज्ञानचंद्र। इसका उत्तर प्रभाकर मित्र। स्थिरमती, शीलभद्र और ज्ञानचंद्र ये सब नालंदा विहार या कह सकते हैं विश्वविद्यालय के प्राचार्य रहे थे, परंतु जो है कुलपति प्रभाकर मित्र थे। संभवतः पाल शासकों की राजधानी थी पाटलिपुत्र नहीं, मुंगेर, ताम्रलिप्ति, भागलपुर। मुंगेर को माना जाता है कि कुछ समय के लिए पालों ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो आपको ध्यान रखना है मुंगेर। वाग्देवी की प्रतिमा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह है, निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? परमार राजा भोज, चौहान राजा विग्रहराज, चौहान राजा विग्रहराज, चालुक्य राजा कुमारपाल, चंदेल राजा विद्यासागर। इसका उत्तर है परमार राजा भोज, जो साइंस और लिटरेचर में काफी रुचि रखता था, जिसने सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक भी लिखा था, और इसीलिए जो वाग्देवी की प्रतिमा है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वालों को प्रतीक चिन्ह रूप में दिया जाता है, वह राजा भोज से ही संबंधित माना जाता है। याद रखेंगे आप, थोड़ा फैक्चुअल है लेकिन अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रचना को 11वीं शताब्दी का विश्व कोश कहा जाता है? सोमदेव कथा सरिता सागर, क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी, कलहन का राजतरंगिणी, आनंदवर्धन का प्रबोध चंद्रोदय। जैसा कि लेखक और पुस्तक दोनों हैं, आपको यह याद भी कर लें तो अच्छा रहेगा। बाय द वे उत्तर ए है, इसमें कई कहानियों का संग्रह है ये, और इसीलिए इसको विश्वकोश कहा जाता है 11वीं शताब्दी का। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विषय की शिक्षा नहीं दी जाती थी? चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। धातु विज्ञान की शिक्षा, जीव विज्ञान की शिक्षा, ज्योतिष विज्ञान की शिक्षा क्या दी जाती थी? इसमें सिर्फ एक ही है जो बताना है किस विषय की शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो वह है मैं आपसे बताऊं, ज्योतिष शास्त्र। हालांकि थोड़ा डिबेटेबल है, कहीं कहीं मिलता भी है, जो एस्ट्रोनॉमी मिलता है, खगोल विज्ञान, लेकिन एस्ट्रोलॉजी नहीं मिलता है, तो आप फिलहाल इसको मानकर चलें ज्योतिष शास्त्र। आगे, चोल शासकों को अंतिम रूप से किसने समाप्त कर दिया? मोहम्मद गोरी, मालिक काफूर, बख्तियार खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। यह फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, बल्कि कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जो चोल शासक थे आप जानते हैं, चेर, चोल, पांड्य में चोलों का बाद में फिर उद्भव हुआ था। विजयालय 18th सेंचुरी में, 18th 19th सेंचुरी में विजयालय के नेतृत्व में, और वह रहा 13th सेंचुरी तक।
जब तक कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में मलिक काफूर के नेतृत्व में अभियान हुआ था और चोल शासक राजेंद्र तृतीय फाइनली पराजित हुआ था और इस तरह से चोलों का की समाप्ति हो गई थी। तो मलिक काफूर, आप कॉमन सेंस लगाएंगे और थोड़ा सा अगर डेट याद हो तो आप तुरंत इसको बना सकते हैं। मोहम्मद गोरी का आक्रमण उससे पहले हो चुका था। बख्तियार खलजी ईस्टर्न इंडिया को समाप्त करने में, या यूं कहिए कि आक्रमण के लिए जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक दूसरे विभिन्न कई कारणों से जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वैसे आप जान जाइए कि यह हिंदू माँ का बेटा था और मौलवियों को संतुष्ट करने के लिए ही इसने ब्राह्मण पर फिर से जजिया कर लगाया था। आगे देखते हैं मार्को पोलो कब आया था। मार्को पोलो कब आया था? 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। तो मार्को पोलो का जो पीरियड है वो है 1288 से 92। पांड्य राज्य के में आया था, जिसकी राजधानी थी मदुरई। तो क्या उत्तर हुआ? सी, 13वीं शताब्दी। सल्तनत काल में प्रांतीय गवर्नर को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया जाता था? वली का, मुफ्ती का, नायब का, उपयुक्त सभी का। उपयुक्त सभी ध्यान से पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो आपको मिलेगा वली, मुफ्ती, नायब, ये सभी जो नाम थे प्रांतीय गवर्नर के नाम थे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मध्य एशिया के तुर्क तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था तथा दिल्ली को लूटा था? तुर्क तैमूर का जो अटैक हुआ था भारत पे कब हुआ था? 1398 में। याद रखिए। अब क्या है कि ये जो है तुगलक शाह द्वितीय, इसका काल क्या है? 1389। उसके बाद क्या है? नासिरुद्दीन महमूद, इसका काल क्या है? 1390 से 94। फिर उसके बाद क्या? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, इसका काल क्या है? 1394 से 1412। तो स्पष्ट हुआ कि नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में तैमूर का आक्रमण हुआ था। दौलत खां लोदी तो क्या था? लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया गया था इसको 1489 से 1517 के बीच में। तो यह तो हो ही नहीं सकता। तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना नहीं की थी? हिसार की? हाँ की थी। जौनपुर की थी, बिल्कुल। फतेहाबाद की भी की थी। तो क्या उत्तर बनता है? फतेहपुर। याद रखना है, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन बड़ी आसानी से इम्तियाज अहमद की किताब में आप इसे ले सकते हैं, देख सकते हैं। सल्तनत काल में किस सैन्य अधिकारी को सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त था? खान, मलिक, अमीर, वली। वली तो प्रांत के गवर्नर को बोलते थे, जैसा मैंने चर्चा किया है। खान, मलिक, अमीर में खान हायरार्की में जो हायरार्की था सैन्य अधिकारियों का, उसमें खान नंबर 1 पे, 2 पे मलिक और 3 पे आमिर। तो उत्तर क्या हो गया? खान हो गया। मिलिट्री हायरार्की में नंबर 1 पे कौन थे सबसे ऊंचा? खान। 62। निम्नलिखित में से वह कौन सा फारसी इतिहासकार था जो चित्तौड़ अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था? मूवी देखते हैं तो भी आप इस उत्तर को बना सकते हैं। पद्मावत हाल में फिल्म आई थी जो काफी चर्चा में रही थी, इनफैक्ट कंट्रोवर्शियल थी। अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज, जिलाउद्दीन बर्नी, शमसे सिराज अफीफ। अमीर खुसरो जो कोर्ट पोएट था अलाउद्दीन खिलजी का, किसका? एके का। वही इस अभियान में गया था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था चित्तौड़ अभियान में। कौन? अमीर खुसरो। मिनहाज उस सिराज नहीं, जिलाउद्दीन बर्नी नहीं, शमसे सिराज अफीफ नहीं। तो आपको यह ध्यान में रखना है। मिनहाज उस सिराज। तबकाते नासिरी, आपको याद होगा इसकी किताब का नाम है तबकात ए नासिरी। और जियाउद्दीन बर्नी और शमसे सिराज अफीफ दोनों ने तारीखे फिरोज शाही लिखा है, आपको यह भी पता होना, फिरोज शाही होना चाहिए। पर्शियन राइटर हैं ये सब। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रवर्तित बाजार व्यवस्था की देखरेख का भार नॉट भर, सॉरी, भार निम्नलिखित में से देखरेख का भार निम्नलिखित में से किस विभाग के ऊपर था? किस विभाग के ऊपर था? दीवाने रियासत, दीवाने रिसालत, दीवाने इंशा, दीवाने अर्ज। देखिए आप खुद, अगर उत्तर न आए तो आप उत्तर क्या नहीं हो सकता उसको निकालते जाइए तो आपका उत्तर निकल जाएगा। यह क्या था? सैन्य विभाग। सैन्य विभाग था, ये आपको पता होना चाहिए, है ना।
दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा, पत्राचार, यह भी आपको जानना चाहिए। दीवाने रिसालत, धार्मिक मामले, धार्मिक मामले। तो क्या बच जाता है? दीवाने रियासत, जो इकोनॉमिक रेगुलेशंस, मार्केट रेगुलेशंस लाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया ताकि उसकी देखरेख की जाए और वह जो इकोनॉमिक रेगुलेशंस हैं उसका सही से पालन हो। अकाल राहत पहुंचाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था बलबन, नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक, नहीं। फिरोज शाह तुगलक, हाँ। इसका उत्तर फिरोज तुगलक होगा, अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं। बलबन आप जानते हैं थियरी ऑफ किंगशिप लाने वाला पहला शासक, जो तुर्क शासक था वह बलबन ही था। किंगशिप, राजत्व का सिद्धांत लाने वाला प्रथम, सल्तनत का प्रथम शासक कौन? बलबन, है ना। जिसने सिजदा और पैबोस, सिजदा पैबोस, सिजदा पैबोस मतलब पांव को चूमना है, सिजदा मतलब लेट कर साष्टांग दंडवत करना है राजा के सामने। यह सब किसने प्रचलन, किसका था? यह बलबन का ही था। तो रक्त और लौह की नीति किसने चलाई थी? रक्त और लौह की नीति, आयरन एंड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, यह भी बलबन के खाते में ही जाता है। इतना बहुत सारा काम इसने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, मोस्ट कंट्रोवर्शियल आप कह सकते हैं सल्तनत रूलर, जिसको बोलते हैं इल स्टार्ड आइडियलिस्ट या अभागा इंसान, जिसके बारे में कहा था इतिहासकारों ने कि यह स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि इसके मरने के बाद कि प्रजा राजा से और राजा प्रजा से मुक्त हुआ। यह बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो आपको याद रहना चाहिए। यह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही कहा गया है, एमबीटी के बारे में। इसी ने दोआब में क्या था? कर वृद्धि की थी। सबसे पहला गद्दी पर आने के बाद सबसे पहला जो काम था इसका यही था। उसके अलावा इसने दीवाने को ही, दीवान 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 ए को ही, कृषि विभाग की स्थापना इसी ने की थी, दीवान ए को ही। तो आपको यह खुरासान और खुरासान कराचील अभियान भी इसी का था। यह सब आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्या बनता है उत्तर? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या कहना? इकोनॉमिक रेगुलेशंस के लिए जाना जाता है। दाग प्रथा के बारे में, चेहरा प्रथा, दाग चेहरा प्रथा, घोड़ों की जो होता था, ये आप कह सकते हैं सेना का जो रिक्रूटमेंट होता था उसमें दाग और चेहरा प्रथा इसी ने शुरू किया था। इसके अलावा लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी भी इसी का था। और जो बाजार में मूल्य नियमन करना, यह भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। इसके जिम्मे बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। फिरोज शाह तुगलक जो हिंदू माँ का बेटा था, इसके खाते में जाता है यह बात क्या? अकाल राहत पहुंचाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, जिसने एक हुजूरे दफ्तर भी खोला था, अर्थात बेरोजगारों के लिए। उसके अलावा दासों के लिए भी एक अलग से विभाग इसने खोला था फिरोज तुगलक ने। तो उत्तर सी होता है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का काल देखा? जियाउद्दीन बर्नी, नहीं। शमशेर सिराज अफीफ, मिनाज उस सिराज और अमीर खुसरो। इसका उत्तर है अमीर खुसरो। बलबन से गयासुद्दीन तुगलक का काल इसने देखा था, बल्कि कोट पोट था ये अलाउद्दीन खिलजी का। तो आपको ध्यान में रखना है, इनकी चर्चा मैं कर चुका हूं। खुसरो की कई रचनाएं प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। इसको तूतीये हिंद भी कहा गया है। मिफ्ता उल फुतूह, खाजियान उल फुतूह, आप कह सकते हैं नूर सिपेहा। ये किताब के नाम हैं जो इसी के अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं। तूतीये हिंद, इसने सितार के, आप कह सकते हैं सितार का भी इजाद इसी ने किया था। तो आपको याद रखना है, बहुत सारी खूबियां हैं अमीर खुसरो के नाम पर। अब आगे देखते हैं। महाभारत का बंगला अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? सिकंदर शाह, हुसैन शाह, शमशुद्दीन शाह, नसरुद्दीन नुसरत शाह। उसका उत्तर है नासुद्दीन नुसरत शाह, जो
कल्चरल एक्टिविटीज में काफी रुचि लेता था, तो इसी ने करवाया था महाभारत का बांग्ला अनुवाद। ये सब बंगाल के ही शासक थे। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से चांद बीवी का से संबंधित निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से चांद बीवी संबंधित थी? बीजापुर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर। बीजापुर से भी संबंधित थी, अहमदनगर से भी संबंधित थी, लेकिन अगर इस तरह के प्रश्न आ जाए तो अहमदनगर उत्तर देना है, क्योंकि अकबर की सेना के विरुद्ध चांद बीवी को ही श्रेय जाता है कि उसने अकबर की सेनाओं का मुकाबला किया था और इसलिए उसने काफी प्रसिद्धि भी पाई थी। तो आपका उत्तर बी बनता है। आइए देखते हैं, कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और विदु वंश। संगम वंश का जरा देख लें पीरियड क्या है, 1334 से 1485। तो जाहिर सी बात नहीं होगा, क्योंकि कृष्णदेव राय का पीरियड क्या है, 1509 से 1500 कितना है, 29। तो ये तो होने से रहा। सालुवा वंश देखिए 1485 से 1505, तो ये भी नहीं बनता है। तो तुलु वंश क्या है, 1505 से 1570। तो इसका मतलब है कि उत्तर हो जाता है तुलु वंश 1509 से 1529। ये किसका है पीरियड, कृष्णदेव राय का। तो उत्तर बन जाता है तुलु वंश। और विदु वंश भी विजयनगर राज्य से ही संबंधित है, अर्थात ये सारे जो चारों वंश हैं विजयनगर राज्य के वंश है, डायनेस्टीज है, अलग अलग डायनेस्टीज। पहले संगम वंश आया, सालू वंश आया, उसके बाद तुलु वंश, तब सबसे अंतिम वंश कौन था, और विदु वंश भी था। आपको इन बातों को भी ध्यान में रखना है, क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है। अब आइए देखते हैं कृष्णदेव राय ने किस भाषा में अमुक्तमाल्यदा की रचना की? संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु। इसका उत्तर है तेलुगु। इनकी पुस्तक है जाम्बवती कल्याणम, जो संस्कृत में है। और ये जो अमुक्तमाल्यदा है ये तेलुगु में है। अगला प्रश्न देखते हैं, घोड़े के नाल वाले आकार की मेहराब निम्नलिखित में से किस भवन की खास विशेषता है? अलाई दरवाजा, इल्तुतमिश का मकबरा, सुल्तानगढ़ी, बलबन का मकबरा। इसका उत्तर है अलाई दरवाजा। अगर आप कभी गए हो दिल्ली तो आप कुतुब मीनार देखने जाएंगे तो कुतुब मीनार के निकट ही अलाई दरवाजा है, आप देखकर भी समझ सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के काल में बनाया गया था और ये बिल्कुल इंडो पर्शियन आर्ट का एक नमूना है, बिल्कुल पर्शियन स्टाइल में बनाया गया है। तो घोड़े की नाल इसकी खास बात है, का आकार इसकी खास बात है। सूरदास ने अपनी भक्ति गीतों के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया? मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। बहुत आसान है, कॉमन सेंस से इसका उत्तर निकाल सकते हैं आप, ब्रजभाषा। नेक्स्ट, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत वंश था? हाड़ा, सिसोदिया, कछवाहा, राठौड़। एनसीईआरटी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये भी आसानी से आप निकाल लेंगे। भरमल, कछवाहा का भरमल, जब उसके खिलाफ उसके ही लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया तो उसने अकबर से मदद मांगी थी और अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर ने मदद देने का वादा भी किया, साथ साथ वैवाहिक संबंध भी कायम किए थे। कछवाहा। निम्नलिखित में से कौन मुगल सरदार अफगान विद्रोहियों द्वारा मारा गया? राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, राजा बीरबल और राजा भगवान दास। तो उत्तर क्या है? इसका उत्तर है बीरबल। 1686 में यूसुफजाई कबीलों के विरुद्ध नेतृत्व में कौन था? राजा बीरबल था, जो उस युद्ध में मारा गया था। सी इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से किस मुगल भवन की खास विशेषता है? उसकी लंबाई और चौड़ाई समान है। लाल किला, ताजमहल, बुलंद दरवाजा, आगरा का लाल किला। तो इसका उत्तर है ताजमहल, बहुत फेमस है, शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के याद में। लाल किला दिल्ली का किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। बुलंद दरवाजा अकबर के काल का। आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा। क्लियर है? ये सब बच्चों वाले प्रश्न हैं जो आप आराम से बना चुके होंगे। औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु की हत्या कर दी गई थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरराय, गुरु हरगोविंद और गुरु तेग बहादुर। प्रश्न है तो इसका उत्तर है गुरु तेग बहादुर। 9th गुरु थे ये, और जब हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा था, धर्म परिवर्तन, तो कुछ लोग भागकर गुरु तेग बहादुर की शरण में आए थे। इन्होंने उसको शरण दी, जिसके एवज में इसको बुलाहट हुआ औरंगजेब का, यह नहीं गया। बाद में इसको कैद करके
अपने सामने इसकी हत्या करवा दी गई थी। गुरु तेग बहादुर, याद रखना है। नाइन्थ गुरु सिखों के, पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा का तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद किया? लिडियन एस्किन, श्रीमती वेवेरिज एल्फिस्टन। सी, श्रीमती वेवेरिज को यह श्रेय जाता है। बाबरनामा का तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद बाबरनामा किसने लिखा? स्पष्ट बात है, बाबर का ऑटोबायोग्राफी है। इसने किस शासक को उस समय का समकालीन सबसे शक्तिशाली शासक माना था? याद है तो बताइए, आपके लिए एक प्रश्न है। अपनी पुस्तक में उसने जिक्र किया है समकालीन कुछ राज्यों का। भारत में यूरोपीय फैक्ट्रियां उनके डैश उत्पादन का केंद्र थी, गोदाम थे, ध्रुवीकृत व्यापारिक केंद्र थे, ध्रुवीकृत यूरोपीय शहर थे। स्पष्ट है, उत्पादन केंद्र थी नहीं। भारत में जो आए थे यूरोपीय व्यापारी, उस समय यहाँ उत्पादन नहीं करते थे शुरू में, तो यह तो हो ही नहीं सकता। गोदाम, निश्चित रूप से गोदाम को चाहिए था सामान रखने के लिए, क्योंकि वो यहाँ से सामान का एक्सपोर्ट करते थे, तो बड़ी कीमत में यूरोप में बिकता था और इसी से उनको फायदा होता था। वहां से सोने चांदी लाते थे, यहाँ से सामान खरीदते थे, उसको यूरोप बेचते थे। बाद में यहाँ के जब वो आप कह सकते हैं क्षेत्रीय शासक बन गए, तो यहाँ से कर वसूल कर यहाँ से सामान खरीद कर उसी पैसे से और तब भेजने लगे, तो पैसा भी नहीं लगता था उनका, निवेश शून्य और फायदा ही फायदा। तो लेकिन आगे देखे, ध्रुवीकृत व्यापारिक केंद्र थे, ध्रुवीकृत यूरोपीय शहर तो हो ही नहीं सकता। स्पष्ट है उत्तर, ध्रुवीकृत फोर्टिफाइड व्यापारिक केंद्र, एक ऐसा ट्रेड सेंटर जहां ऑफिस भी होता था, जो ऑफिस भी होता था और आप कह सकते हैं रेजिडेंस भी होता था, साथ साथ गोदाम भी होता था, एक ऐसा। तभी तो वो उसको फोर्टिफाई करके ध्रुवीकृत करके रखते थे सुरक्षा के लिए। तो उत्तर इसका सी है, ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बस ध्यान रखना है, कॉमन सेंस लगाना है। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में। उड़ीसा के बालासोर में फैक्ट्री स्थापित हुई थी, पहली फैक्ट्री थी ये, तो आपको ध्यान रखना है। हरिहरपुर आप याद रखेंगे, उड़ीसा के बालासोर में है ये जगह। ये उत्तर है आपका, बी रहेगा। ईस्वीसन है 1633। नेक्स्ट, बंगाल के किस बंदरगाह को पुर्तगाली पोर्टो ग्रांडे अथवा ग्रैंड पोर्ट के नाम से पुकारते थे? सतगांव, चिटगांव, हुगली, चंद्रदीप। थोड़ा सा एब्सर्ड जरूर है प्रश्न, लेकिन उसका उत्तर है चिटगांव। चिटगांव को वो लोग पोर्टो ग्रांडे अथवा ग्रैंड पोर्ट के नाम से पुकारते थे। सबसे उत्तम प्रकार के अफीम तथा सोडा भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते थे? बिहार, कोरोमंडल, मालाबार, गुजरात। बिहार सोडा और अफीम के लिए काफी प्रसिद्ध था और यहाँ से उसका निर्यात होता था। अंग्रेज उसको बाहर भेजते थे और इसीलिए यहाँ फैक्ट्री भी बनाई गई थी। आगे देखिए, भारत में अंग्रेजों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या था? भारतीय शासकों का पारस्परिक संघर्ष निश्चित रूप से उनकी जीत का एक कारण था। योग्य नेतृत्व, निश्चित रूप से उनका लीडरशिप भी बढ़िया था। सुरक्षित सेना भी उनका काफी डेवलप था। ब्रिटिश सरकार का सक्रिय सहयोग, तो लग तो चारों रहा है, तो क्या करें? वास्तव में ब्रिटिश सरकार का सक्रिय सहयोग, पहले ही सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद अगर उनको रेगुलर सपोर्ट नहीं मिलता ब्रिटिश सरकार का, तो भारतीय शक्तियों के सामने वो नहीं टिकते। जबकि यहाँ पे क्या था? पारस्परिक संघर्ष था, लेकिन रेगुलर सपोर्ट के कारण वो फाइनली सस्टेन कर पाए। थोड़ा कंसेप्चुअल है, ध्यान से देखेंगे आप बना लेंगे। शिवाजी नौसेना का भी गठन किया था, जिसका अड्डा था सूरत, सालसेट, बसीन और कोलाबा। स्पष्ट उत्तर है इसका कोलाबा, जिन्होंने नेवल फ्लीट का उन्होंने निर्माण किया था वहां पे। किस पेशवा के काल में अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया? बाजीराव द्वितीय, नारायण राव, रघुनाथराव, माधवराव। नहीं, इसका उत्तर ए है। 1818 में सबसे नालायक था यह व्यक्ति, और आप कह सकते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वार के दौरान, जब बारी बारी से अंग्रेजों ने सभी मराठा पेशवाओं, सभी मराठा आप कह सकते हैं नेताओं को परास्त किया, तो फाइनली बाजीराव द्वितीय को परास्त करने के बाद 1818 में पेशवा का पद जो है समाप्त कर दिया गया। मराठा इतिहास में सबसे अप्रसिद्ध भूमिका थी ताराबाई की, विश्वासराव की, रघुनाथ राव की, सदाशिव राव भाव की। यहाँ पे उत्तर होगा रघुनाथ राव। कारण इसका है,
ताराबाई का आपस में झगड़ा था मराठों के बीच, लेकिन उतनी अप्रसिद्ध नहीं थी। विश्वास राय, सदाशिवराव भाऊ, तो बिल्कुल इनका तो इंप्रेशन अच्छा है, क्योंकि इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अफगानों के विरोध में। रघुनाथ राव सबसे अधिक आप कह सकते हैं इनफेमस, अप्रसिद्ध, क्योंकि इसी के कारण इसी ने अंग्रेजों से 1875 में सूरत की संधि की थी, और सूरत की संधि और अंग्रेजों से संधि इस आधार पर की गई थी कि आप मुझे पेशवा का पद दिला देंगे तो मैं आपको सालसेट सालसेट और बेसिन, ये दो बंदरगाह दे दूंगा। तो अंग्रेजों को जो मराठों के बीच हस्तक्षेप का कारण मिला या बहाना मिला, रघुनाथ राव की कायरता के कारण ही मिला, और इसीलिए यह सबसे अप्रसिद्ध भूमिका इसी की मानी जाती है, रघुनाथ राव। नेक्स्ट, वह अंतिम मराठा प्रमुख कौन था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? तो वह अंतिम मराठा कोई और नहीं, होलकर था। पेशवा तो काफी पहले 1802 में ही कर चुका था, भोसले सिंधिया 1803 1804, लेकिन सब्सिडियरी अलायंस सबसे बाद में होलकर ने किया 1806 में। मराठा प्रशासन में गांव में भू राजस्व की वसूली कौन करता था? मिरासदार, कुलकर्णी, पाटिल, देशमुख। पाटिल के जिम्मे था भू राजस्व की उगाही। कुलकर्णी कागजी काम काज देखते थे। मिरासदार जो होते थे वो क्या थे? वंशानुगत लैंडलॉर्ड होते थे, जमीन से जुड़े। देशमुख क्या होते थे? यह भी लैंडलॉर्ड ही होते थे। नेक्स्ट, बंगाल के किस शासक को बिहार का भी गवर्नर पद सौंपा गया था? मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज खां और अलीवर्दी खां। शुजा 87 का उत्तर है, मैं आपको बता दूं, बी शुजाउद्दीन। इसी के काल में बिहार का भी बंगाल के किस शासक को बिहार का का गवर्नरशिप भी इसको मुगल इंपेरर द्वारा दे दिया गया था, शुजाउद्दीन के द्वारा। ध्यान रखना है। और इसका पीरियड क्या है? 1700, इसका पीरियड है 1727 से 1727 से 39। मुर्शिद कुली खां का पीरियड क्या है? 1717 से 1727। और सरफराज खां का क्या है? 1739 से 40, राइट। और उसके बाद किसका हो जाता है? अलवर्दी खां 1740 से 56 तक। इसके बाद आता है सिराजुद्दौला। तो यही शुजाउद्दीन है। इसी काल में बिहार का गवर्नर का पद इसको सौंपा गया, अर्थात बंगाल के सांसद बिहार का गवर्नर भी इसे बनाया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? नादिर शाह, जमान शाह, शाह शुजा, दोस्त मुहम्मद। इसका उत्तर है शाह शुजा। शाह शुजा ने अफगानिस्तान की गद्दी को प्राप्त करने, सभी अफगानिस्तान की गद्दी के दावेदार शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी को प्राप्त करने में रंजीत सिंह ने मदद की थी, और इसलिए शाह शुजा ने उन्हें कोहिनूर हीरा सौंप दिया था। लेकिन बाद में कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह के समय इंग्लैंड चला गया। मद्रास का वह गवर्नर कौन था जिसने टीपू के साथ मंगलौर की संधि की? लॉर्ड हैरिस, लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड मैकार्टने, लॉर्ड स्टीफेंसन। इसका उत्तर है लॉर्ड मैकार्टने। यह बहुत ही चर्चित प्रश्न है, आपको याद रखना है। मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 में हुई थी। इसका उत्तर लॉर्ड मैकार्टने। अब याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पलासी के युद्ध का परिणाम नहीं था? कौन सा एक पलासी के युद्ध का परिणाम नहीं था? इसने, अर्थात पलासी के युद्ध ने बंगाल का राजस्व एवं प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में दे दिया। दूसरा, इसने अंग्रेजों के लिए बंगाल तथा अंततः पूरे भारत के प्रभुत्व का द्वार खोल दिया। बंगाल के प्रभुत्व ने फ्रांसीसियों को भारत से बाहर भगाने में अंग्रेजों की मदद की। प्लासी की विजय ने कंपनी तथा इसके अधिकारियों को काफी मात्रा में धन कमाने का अवसर प्रदान किया। बिल्कुल सब सही लग रहे हैं। गलत कौन लग रहा है? तो ए, पलासी नहीं, बल्कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद राजस्व का एवं प्रशासन का अधिकार अंग्रेजों को मिला। राजस्व का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शासन और प्रशासन, राजस्व का प्रत्यक्ष शासन और प्रशासन का अप्रत्यक्ष शासन का अधिकार अंग्रेजों को मिला था। कब? बक्सर 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद जो इलाहाबाद की दो संधि हुई, उस संधि के दौरान
राजस्व प्राप्त करने का अधिकार दीवानी जो मिला बिहार, बंगाल, उड़ीसा का, उससे राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला था अंग्रेजों को, वह बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के बाद, न कि पलासी। तो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे। इसने बंगाल का राजस्व एवं प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में दे दिया। नहीं, बैटल ऑफ बक्सर के बाद यह संभव हो सका, तो इसका मतलब यह उत्तर है। क्या प्रश्न कर रहा है, पूछिए, ध्यान से देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक पलासी के युद्ध का परिणाम नहीं था? तो ए परिणाम नहीं था, बंगाल का राजस्व एवं प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में दे दिया गया, यह परिणाम नहीं था बैटल ऑफ पलासी का, बल्कि यह परिणाम था बैटल ऑफ बक्सर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में कृषकों के पास अपनी कृषि को उन्नत बनाने के लिए पूंजी की कमी का प्रमुख कारण क्या था? वित्तीय संस्था का अभाव, चिरकालिक गरीबी, कर की ऊंची दर, तकनीकी विकास की कमी। यह है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या है। पूंजी की कमी का प्रमुख कारण क्या था? तकनीकी विकास की कमी, या कर की ऊंची दर, या चिरकालिक गरीबी, या वित्तीय संस्था का अभाव? कर की ऊंची दर स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरह से रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था, उसमें कर की दर काफी ऊंची रखी गई थी, इसलिए वो ऐसी स्थिति में कभी आ ही नहीं पाए कि वो कुछ सेव कर सके और कृषि में उसको इन्वेस्ट कर सके। तो उसका उत्तर है सी, कर की ऊंची दर। क्वेश्चन 92, भारत में सबसे अधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश किस क्षेत्र में किया गया? चाय, कॉफी, नील। हाँ, इसमें इन्वेस्ट तो किया गया था। रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी, इसमें भी इन्वेस्ट किया गया था। सूती वस्त्र, इसमें भी इन्वेस्ट किया गया था। जूट के कारखाने, इसमें भी। तो अब क्या किया जाए? तो क्या पूछा जा रहा है, ब्रिटिश पूंजी निवेश किस क्षेत्र में सबसे अधिक किया गया? तो स्पष्ट है, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी में, शिपिंग इंडस्ट्री में, बीमा, बैंकिंग और रेलवे में बड़ी मात्रा में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट उन लोगों का यही था, क्योंकि इस समय कौन सा काल था? फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म, वित्तीय आप कह सकते हैं साम्राज्यवाद का काल था। बहुत अधिक पैसा कमा चुके थे, और पैसे से पैसा कमाना था, तो उन्होंने भारत में डिफरेंट सेक्टर में निवेश करना शुरू किया और उससे प्रॉफिट कमाना शुरू किया। तो सबसे अधिक निवेश रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी में किया गया। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आप पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे। एनसीईआरटी भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं इस प्रश्न को। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा किस वर्ष से भारत और इंग्लैंड में साथ साथ होने लगी? कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा किस, यहाँ मिस हो रहा है, किस वर्ष से भारत और इंग्लैंड में साथ साथ होने लगी? किस समय से, अर्थात किस वर्ष से भारत और इंग्लैंड दोनों में आईएएस की परीक्षा होने लगी, इंडियन सिविल सर्विस? 1912, 1923, 1932, 1935। इसका उत्तर है 1923, अर्थात 1923 के पहले यह परीक्षा सिर्फ कहाँ होती थी? इंग्लैंड में होती थी, अगस्त माह में। और भारत ये सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब से हो गई है? क्योंकि 1853 का जो एक्ट आया, उसी में परीक्षा का कॉन्सेप्ट लाया गया कि सिविल सेवा में जो रिक्रूटमेंट होगा, नियुक्ति होगी, वह परीक्षा से होगी। उससे पहले नॉमिनेशंस का प्रचलन था, अर्थात नामकरण के माध्यम से सिविल सेवा में दिया जाता था नियुक्ति। लेकिन 1853 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, अब परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में नियुक्ति होगी। तो उसकी शुरुआत 1853 से वो ऑर्डर दिया गया, लेकिन परीक्षा सिर्फ ब्रिटेन में होती थी। 1923 से यह विचार हुआ कि नहीं, परीक्षा भारत और ब्रिटेन दोनों में आयोजित किया जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली, ग्लैडस्टोन, वॉलपोल और पामस्टन। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, पामस्टन उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान कहां के विद्रोह को मौलवियों तथा पंडितों ने प्रोत्साहन दिया? असम, बिहार, बंगाल, राजस्थान। अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड टिक द आंसर। बी, बिहार की खास बात है, बिहार के मौलवियों और पंडितों ने भी क्रांति को प्रोत्साहन दिया था, जिसका स्पष्ट उदाहरण है, आपसे मैं बताऊं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि क्षेत्र में मौलवियों पंडितों ने भी प्रोत्साहन दिया था इस क्रांति को आगे बढ़ाने में। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किन किन लोगों ने गांधी जी का साथ दिया था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, मजरूल हक, महादेव देसाई। तो आपको ध्यान से देखना है, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, मजरूल हक, महादेव देसाई।
तो आप इस तरह से इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, क्या बचता है? 1 3 4 5 6, ऐसा कुछ है क्या? 1 3 4 5, 1 3 और 5 6, 1 है, 3 है, 5 है, 6 है। 1 3 5 6, 1 3 5 6, इस तरह से इसका उत्तर बी हो जाता है। ठीक है। आधुनिक ऋषि नाम से किसे जाना जाता है? विवेकानंद को, रामकृष्ण परमहंस को, महादेव गोविंद रानडे को, बाल गंगाधर तिलक को? तो महादेव गोविंद रानडे को आधुनिक ऋषि के नाम से जाना जाता है। ये शुरू के उदारवादियों में से एक थे, नेशनलिस्ट थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संध्या ब्रह्मबंधु उपाध्याय, वंदे मातरम सतीश चंद्र मुखर्जी, न्यू इंडिया बिपिन चंद्रपाल, डॉन अरविंद घोष। कौन सुमेलित नहीं है? तो डॉन है, यह गलत है, बाकी सब सुमेलित है, आपको ध्यान रखना है। इनका अरविंद घोष का था न्यू लैंप्स और ओल्ड। अब आइए देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित, आप याद रखें, अलग अलग पत्रिकाएं, मैगजीन, वीकली वगैरह निकलती थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो उनके सामने उनके संपादक का नाम है, आपको ध्यान रखना है। आपको याद रखेंगे तो भी अच्छी बात होगी, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? कौम, इनकलाब, स्टार ऑफ इंडिया, बॉम्बे क्रॉनिकल? स्टार ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था, याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन था? लॉर्ड मॉल्ले मिंटो, आपको याद होगा। इसका पीरियड कुछ और है, 1909। लॉर्ड एलिन भी नहीं है, लॉर्ड टेमिल्टन भी नहीं है, क्या उत्तर होगा? लॉर्ड क्रॉस। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी, और उस समय जो भारत सचिव थे वो लॉर्ड क्रॉस थे। प्रश्न 101, शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवेल के साथ 25 जून 1945 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। दरअसल क्वेश्चन में बाय मिस्टेक ये हो गया, शायद कुछ डिलीट हो गया। कांग्रेस के प्रतिनिधि के नेता थे, मतलब जो लीड कर रहे थे वो थे कौन? अबुल कलाम आजाद। यह सर्वदलीय एक तरह से सम्मेलन था जो बुलाया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो सका था, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के जो प्रतिनिधि थे, मुस्लिम लीग का कहना था कि वायसराय के काउंसिल में जो मुसलमान सदस्य होंगे, वो सभी मुसलमान सदस्य का चयन मुस्लिम लीग ही करेगी, तो इसीलिए यह सम्मेलन सफल नहीं हो सका था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। जो कांग्रेस का प्रतिनिधि जो था इसमें, वह थे अबुल कलाम आजाद। तो इस तरह से थी यह 101 प्रश्नों की चुनौती। इस प्रैक्टिस सेट को आप 1-2 बार बनाएं, शायद आपको पसंद आए और कुछ लाभ मिले। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, अथवा आप कमेंट करेंगे। मिस्टेक्स के लिए मैं क्षमा चाहूंगा अगर कहीं कुछ आपको लगे तो, और मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।